बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर विवर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके पहले की वीडियो में प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, प्रकाश का विवर्तन कितने प्रकार का होता है, जैसे कि हम बता चुके हैं कि 2 प्रकार का होता है, एक फ्रॉनहोफर विवर्तन, एक फ्रेजनल विवर्तन। तो इसके पहले की वीडियो में इन सब टॉपिकों के बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं। इसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वह है एकल झिर्री द्वारा विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने की ज्यामितीय व्यवस्था। तो इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं। जैसे कि हमें देखिए आपके सामने ये चित्र जो है वो बनाए हैं। तो इस चित्र को सबसे पहले बना लेते हैं और इस चित्र के अनुसार होता क्या है कि AB जो है इसमें एक संकीर्ण झिर्री होती है। झिर्री क्या होती है इसके बारे में हम आपको इसके पहले की वीडियो में बता चुके हैं। तो हमने कहा कि इसमें AB जो है एक संकीर्ण झिर्री होती है जिसकी लंबाई कागज के तल के लंबवत होती है। यश जो है एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होता है जिसकी लंबाई इस झिर्री AB के समांतर होती है। इस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत और झिर्री AB के बीच में एक उत्तल लेंस L1 इस प्रकार रखा होता है कि इस उत्तल लेंस L1 के फोकस तल पर स्रोत यश जो है वह स्थित होता है। इस झिर्री AB के दूसरी ओर एक अन्य उत्तल लेंस इस प्रकार रखा होता है कि इस उत्तल लेंस L2 के फोकस तल पर एक पर्दा स्क्रीन जिसको कहते हैं XY जो है वह स्थित होता है। लेंस L1 जो है इस प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश तरंगिकाओं को अपवर्तन के पश्चात एक समांतर पुंज के रूप में करने का कार्य करता है, जबकि यह लेंस L2 जो है इस झिर्री AB से विवर्तित प्रकाश पुंज को इस पर्दे XY पर फोकस करने का कार्य करता है। तो ये तो इसकी संरचना से संबंधित बातें हो गई। अब होता क्या है कि जब इस प्रकाश स्रोत यश से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब इस लेंस L1 पर आपतित होती हैं, तब अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरणें एक समांतर पुंज के रूप में इस झिर्री AB पर आपतित होती हैं या इस झिर्री AB पर जाकर के गिरती हैं। उस आपतित समांतर पुंज का वह भाग जो झिर्री AB के किनारों पर आपतित होती हैं विवर्तित होकर इस पर्दे XY के बिंदु P पर फोकस हो जाती हैं तथा इस बिंदु P पर अदीप्त बैंड जो है वह बनाती हैं। जबकि इस झिर्री AB पर आपतित प्रकाश का वह पुंज जो इस झिर्री के मध्य भाग पर आपतित होता है बिना विचलित हुए इस पर्दे XY के बिंदु O पर फोकस हो जाता है और इस प्रकार वह विवर्तित प्रकाश तरंगिकाएं इस बिंदु O पर दीप्त बैंड बनाती हैं। तो यही इसकी संरचना और कार्यविधि हुई। यहाँ पर जब यहाँ से विवर्तित होती हैं तो हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार जो है यह झिर्री एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है और जिससे विवर्तन के पश्चात विवर्तित प्रकाश पुंजें
इस बिंदु P पर फोकस होती हैं और जो प्रकाश पुंज विवर्तित नहीं होता है, विचलित नहीं होता है, वह बिंदु O पर फोकस हो जाता है और इस प्रकार इस पर्दे XY पर एकल झिर्री का विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। तो आप इसको फिर से देखिए, हम फिर से आपको बता रहे हैं। हमने कहा कि इसमें AB एक संकीर्ण झिर्री होती है जिसकी लंबाई कागज के तल के लंबवत होती है, जबकि यश जो है एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होता है जिसकी लंबाई इस झिर्री AB के लंबाई के समांतर होती है। इस प्रकाश स्रोत यश और झिर्री AB के बीच में एक उत्तल लेंस L1 इस प्रकार रखा होता है कि इसके इस लेंस L1 के फोकस तल पर स्रोत यश जो है वह स्थित होता है। झिर्री AB के समीप झिर्री AB के दूसरी ओर एक अन्य उत्तल लेंस L2 लगा होता है। L2 इस प्रकार लगा होता है कि इस लेंस L2 के फोकस तल पर पर्दा XY जो है वह स्थित होता है। लेंस L1 स्रोत यश से आने वाली प्रकाश तरंगिकाओं को एक समांतर पुंज के रूप में करने का कार्य करता है, जबकि लेंस L2 झिर्री AB से विवर्तित प्रकाश पुंज को पर्दे XY पर फोकस करने का कार्य करता है। जब स्रोत यश से चलने वाली प्रकाश तरंगिकाएं इस लेंस L1 पर आपतित होती हैं तो अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित समांतर प्रकाश पुंज इस झिर्री पर आपतित होता है। यह झिर्री AB हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे आपतित प्रकाश का वह पुंज जो झिर्री AB के किनारों पर आपतित होता है विवर्तित होकर इस पर्दे XY के बिंदु P पर फोकस हो जाता है और इस बिंदु P पर वह तरंगिकाएं अदीप्त बैंड बनाती हैं, जबकि इस झिर्री AB पर आपतित समांतर पुंज का वह भाग जो इस झिर्री AB के मध्य बिंदु पर आपतित होता है बिना विचलित हुए पर्दे XY के बिंदु O पर फोकस हो जाता है और इस बिंदु O पर दीप्त बैंड बनाती हैं। वह तरंगिकाएं जो बिंदु O पर फोकस होती हैं एक समान कला में होती हैं और इस बिंदु O पर दीप्त बैंड बनाती हैं। तो यही है इसकी संरचना और क्रिया विधि। अब इसी के अंतर्गत दो स्थितियां हैं, एक निम्निष्ठों की स्थिति और दूसरा है गौण उच्चिष्ठों की स्थिति। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं निम्निष्ठों की स्थिति। निम्निष्ठों की स्थिति तो निम्निष्ठों की स्थिति को जानने के लिए इस झिर्री के बिंदु A से विवर्तित होने वाली और बिंदु B से विवर्तित होने वाली दोनों तरंगिकाओं के बीच पथांतर ज्ञात करने के लिए इस झिर्री AB के बिंदु A से AK जो है एक लंब खींच लेते हैं, जिससे इन दोनों तरंगिकाओं के बीच जो पथांतर है वह BK प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि झिर्री AB के बिंदु A व B से विवर्तित होने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर ज्ञात करने के लिए इस झिर्री AB के बिंदु A से AK एक लंब खींच लेते हैं। इस प्रकार पथांतर
बी के बराबर यम लेम्डा, बी के बराबर यम लेम्डा। अब आगे त्रिभुज ए बी के से क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण बराबर बी के अपान ए बी। यदि झिर्री ए बी की चौड़ाई जो है वह स्मॉल ई हो, यहाँ पर लिख लेंगे कि यदि झिर्री ए बी की चौड़ाई स्मॉल ई हो, तब क्या हो जाएगा, तब ए बी बराबर, अगर ए बी की चौड़ाई स्मॉल ई है तो ए बी बराबर स्मॉल ई होगा। तब हम कहेंगे कि साइन थीटा बराबर बी के अपान स्मॉल ई, अथवा बी के इक्वल टू ई साइन थीटा, बी के इक्वल टू ई साइन थीटा। यहाँ पर अगर इसको हम समीकरण 1 कहें, इसको हम समीकरण 2 कहें, तो हो जाएगा समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर क्या हो जाएगा, हो जाएगा ई साइन थीटा बराबर यम लेम्डा, ई साइन थीटा बराबर यम लेम्डा। यदि कोण थीटा जो है वह अत्यंत सूक्ष्म हो, लिखेंगे यदि कोण थीटा अत्यंत सूक्ष्म हो अर्थात साइन थीटा अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू थीटा, तब क्या हो जाएगा, ई थीटा बराबर यम लेम्डा, अथवा विवर्तन कोण थीटा बराबर यम लेम्डा अपान स्मॉल ई, या चाहे कह लें कि प्लस माइनस यम लेम्डा अपान स्मॉल ई। इसको समीकरण 3 कह लेते हैं, जहाँ यम बराबर 1 2 3 डॉट डॉट, जहाँ यम बराबर 1 2 3 डॉट डॉट। यही जो है बिंदु P पर यमवे निम्निष्ठ के लिए विवर्तन कोण का सूत्र है। यहाँ लिख देते हैं कि यही बिंदु P पर यमवे निम्निष्ठ के लिए विवर्तन कोण का सूत्र है। यही जो प्राप्त हुआ है, थीटा बराबर प्लस माइनस यम लेम्डा अपान स्मॉल ई, जहाँ यम बराबर 1 2 3, यही जो समीकरण 3 जिसको हमने माना है, यही समीकरण 3 जो है इस बिंदु P पर यमवे निम्निष्ठ के लिए विवर्तन कोण का सूत्र है। अब यदि यम बराबर 1 रखें तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिंदु P पर
प्रथम, द्वितीय व तृतीय निम्निष्ठ के लिए विवर्तन कोण अगर यम बराबर 1 रखेंगे तो प्रथम के लिए प्राप्त होगा, 2 रखेंगे तो द्वितीय के लिए प्राप्त होगा और 3 रखेंगे तो तृतीय के लिए प्राप्त होगा। तो आगे इसी में लिख लेते हैं कि इस प्रकार प्रथम कामा द्वितीय और तृतीय निम्निष्ठ के लिए विवर्तन कोण क्रमशः क्या हो जाएगा? हो जाएगा θ1 बराबर प्लस माइनस, आप ध्यान देंगे अगर यहाँ पर यम बराबर 1 रखेंगे तो प्रथम निम्निष्ठ के लिए प्राप्त होगा, 2 रखेंगे तो द्वितीय के लिए और 3 रखेंगे तो तृतीय के लिए। तो 1 जब रखा तो प्लस माइनस लेम्डा अपान स्मॉल ई कामा θ2 बराबर प्लस माइनस 2 लेम्डा अपान स्मॉल ई और θ3 बराबर प्लस माइनस 3 लेम्डा अपान स्मॉल ई कामा डॉट डॉट होंगे। इस प्रकार प्रथम, द्वितीय और तृतीय निम्निष्ठ के लिए विवर्तन कोण जो है वह क्रमशः θ1 बराबर प्लस माइनस लेम्डा अपान स्मॉल ई, θ2 बराबर प्लस माइनस 2 लेम्डा अपान स्मॉल ई, θ3 बराबर प्लस माइनस 3 लेम्डा अपान स्मॉल ई डॉट डॉट होंगे। तो यही है निम्निष्ठों की स्थिति। हमने बताया कि निम्निष्ठों की स्थिति को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले झिर्री AB के बिंदु A व बिंदु B से विवर्तित होने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर ज्ञात कर लेते हैं। तो बिंदु P पर यमों निम्निष्ठ के लिए पथांतर B के बराबर यम लेम्डा, त्रिभुज ABK से साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण बराबर BK अपान AB। यदि झिर्री की चौड़ाई स्मॉल ई हो तब साइन थीटा बराबर BK अपान स्मॉल ई अथवा BK इक्वल टू ई साइन थीटा। इसको हमने समीकरण 2 माना। 1 व 2 की जब तुलना किया तो ई साइन थीटा बराबर यम लेम्डा प्राप्त हुआ। यदि कोण थीटा अत्यंत सूक्ष्म हो अर्थात थीटा इक्वल टू साइन थीटा लगभग बराबर होगा तो इस दशा में थीटा इक्वल टू यम लेम्डा अपान स्मॉल ई, जहाँ यम बराबर 1 2 3, यही जो है बिंदु P पर, इस बिंदु P पर यमों निम्निष्ठ के लिए विवर्तन का सूत्र है। अब इस प्रकार प्रथम, द्वितीय और तृतीय निम्निष्ठ के लिए विवर्तन कोण यहीं पर हम रखेंगे। यम की जगह अगर 1 रखते हैं तो हो जाएगा θ1 बराबर प्लस माइनस लेम्डा अपान स्मॉल ई, 2 रखेंगे तो प्लस माइनस 2 लेम्डा अपान स्मॉल ई द्वितीय निम्निष्ठ के लिए, और 3 रखेंगे तो प्लस माइनस 3 लेम्डा अपान स्मॉल ई। आगे अगर 4 रखेंगे तो 4 के लिए प्राप्त होगा, 5 रखेंगे तो 5 के लिए प्राप्त होगा। यही जो है निम्निष्ठों की स्थिति होगी और यही जो है निम्निष्ठों के लिए विवर्तन कोण का सूत्र होगा। तो ये था निम्निष्ठों की स्थिति। अब आगे इसी में जैसे कि मैंने कहा था कि 2 स्थितियां, तो एक तो हो गया निम्निष्ठों की स्थिति। अब आगे इसमें जो है गौण उच्चिष्ठों की स्थिति। गौण उच्चिष्ठों की स्थिति। गौण उच्चिष्ठों की स्थिति। तो सबसे पहले तो गौण उच्चिष्ठ किसे कहते हैं इसको जान लीजिए कि
दो क्रमागत निम्नस्थों के बीच अपेक्षाकृत कम चमकीले उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं, जिसे या जिन्हें गौण उच्चिष्ट कहते हैं। आइए इसको हम लिख देते हैं। दो क्रमागत निम्नस्थों के बीच अपेक्षाकृत कम चमकीले उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं, जिन्हें गौण उच्चिष्ट कहते हैं। हमने आपको बताया कि दो क्रमागत निम्नस्थों के बीच अपेक्षाकृत कम चमकीले उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं, जिन्हें गौण उच्चिष्ट कहते हैं। बिंदु P पर यमवें गौण उच्चिष्ट के लिए यदि विवर्तन कोण जो है वह थीटा डैश हो, तो जैसे अभी यहाँ पर थीटा था तो हमने जो है ई साइन थीटा बराबर यम लेम्डा बताया निम्नस्थों में। अगर यहाँ पर जो है थीटा डैश है तो हो जाएगा ई साइन थीटा डैश बराबर 2m - 1 इंटू लेम्डा अपान 2। यहाँ पर जो पथांतर है वह विषम गुणज होगा। तो लिखेंगे कि यदि बिंदु P पर यमवें गौण उच्चिष्ट के लिए विवर्तन कोण थीटा डैश हो, तब क्या हो जाएगा ई साइन थीटा डैश बराबर 2m - 1 इंटू लेम्डा अपान 2, जहाँ m बराबर 1 2 3 डॉट m बराबर 1 2 3 डॉट। फिर यहाँ पर भी कहेंगे कि यदि थीटा डैश अत्यंत सूक्ष्म हो, अर्थात थीटा डैश इक्वल टू या अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू साइन थीटा डैश, तब क्या हो जाएगा ई थीटा डैश बराबर 2m - 1 इंटू लेम्डा अपान 2 हो जाएगा, अथवा थीटा डैश बराबर 2m - 1 थीटा डैश बराबर प्लस माइनस 2m - 1 लेम्डा अपान 2 स्मॉल ई, लेम्डा अपान 2 स्मॉल ई। यही जो है बिंदु P पर
यमवें गौण उच्चिष्ट के लिए विवर्तन का सूत्र होगा, लिखेंगे कि यही बिंदु P पर यमवें गौण उच्चिष्ट के लिए विवर्तन का सूत्र है। इस प्रकार प्रथम द्वितीय तृतीय ... गौण उच्चिष्टों के लिए विवर्तन कोण क्या होगा। अभी जैसे निम्नलिखित में मैंने बताया था कि m बराबर 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो गौण उच्चिष्ट के लिए विवर्तन का सूत्र प्राप्त हुआ है, थीटा डैश बराबर प्लस माइनस 2m माइनस 1 लेमडा अपान 2 स्मॉल ई। इसी में हम एक बार m बराबर 1 रखते हैं तो प्रथम के लिए प्राप्त होगा, 2 रखते हैं तो द्वितीय के लिए, और 3 रखते हैं तो तृतीय के लिए। तो विवर्तन कोण यहाँ पर लिखेंगे क्रमशः क्या हो जाएगा थीटा 1 डैश इक्वल टू, यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 और माइनस 1, और 2 से 1 निकलेगा तो 1 ही बचेगा, तो हो जाएगा प्लस माइनस लेमडा अपान 2e। और थीटा 2 डैश इक्वल टू, जब यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 4 में से 1 गया 3, हो जाएगा प्लस माइनस 3 लेमडा अपान 2e। और थीटा 3 रखेंगे तो थीटा 3 डैश इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 में से 1 गया 5, तो प्लस माइनस 5 लेमडा अपान 2 स्मॉल ई होंगे, आगे डॉट होंगे। अगर इसके आगे भी हम यम के मान को रखते हैं, जैसे यहाँ पर तृतीय के लिए अगर चतुर्थ के लिए ज्ञात करना है तो 4 रखेंगे, पंचम के लिए ज्ञात करना है तो 5 रखेंगे। तो इस तरह से हम जितना भी आगे बढ़ाते जाएंगे, विवर्तन गौण उच्चिष्ट के लिए विवर्तन कोण का जो मान है वो प्राप्त होता जाएगा। तो गौण उच्चिष्टों की स्थिति में हमने आपको सबसे पहले तो बताया कि गौण उच्चिष्ट किसे कहते हैं। जैसे कि आपके सामने हमने लिखा है कि 2 क्रमागत निम्निष्ठों के बीच अपेक्षाकृत कम चमकीले उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं, जिन्हें गौण उच्चिष्ट कहते हैं। यदि बिंदु P पर यमवें गौण उच्चिष्ट के लिए विवर्तन कोण थीटा डैश हो तो इस दशा में E साइन थीटा डैश इक्वल टू 2m माइनस 1 इंटू लेमडा अपान 2, जहाँ m बराबर 1 2 3। यदि थीटा डैश अत्यंत सूक्ष्म हो तो थीटा डैश इक्वल टू साइन थीटा डैश, तब E थीटा डैश इक्वल टू 2m माइनस 1 इंटू लेमडा अपान 2, अथवा थीटा डैश बराबर प्लस माइनस 2m माइनस 1 इंटू लेमडा अपान 2e। यहाँ बिंदु P पर यहाँ क्या यही कह लीजिए, यही बिंदु P पर यमवें गौण उच्चिष्ट के लिए विवर्तन का सूत्र है। इस प्रकार प्रथम द्वितीय तृतीय गौण उच्चिष्टों के लिए विवर्तन कोण क्रमशः, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर यम बराबर जब 1 रखेंगे तो थीटा 1 डैश बराबर प्लस माइनस लेमडा अपान 2 स्मॉल ई, 2 रखा तो थीटा 2 डैश बराबर प्लस माइनस 3 लेमडा अपान 2 स्मॉल ई, और जब 3 रखा तो थीटा 3 बराबर प्लस माइनस 5 लेमडा अपान 2 स्मॉल ई।
डॉट डॉट इसी तरह से और भी प्राप्त होंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ती है ज्ञात करने के लिए तो और भी इसी तरह से प्राप्त होंगे। तो यही है गौण उच्चिष्टों की स्थिति। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में एकल झिर्री द्वारा विवर्तन प्रतिरूप XY पर्दे पर कैसे प्राप्त होता है, इसके अंतर्गत निम्नलिखितों की स्थिति क्या होती है, गौण उच्चिष्टों की स्थिति क्या होती है, इन सब के बारे में हम आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताए हैं। हमने जैसे बताया है आप इसे ध्यानपूर्वक देखें, सुने और समझकर नोट करें। इस चैप्टर के बचे हुए जो शेष टॉपिक हैं उन्हें हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।